Guys, good evening. Welcome to my channel All Job Notification. So friends, today we will solve रीजनिंग जो कि आपकी मेंस लेवल की है ये। ठीक है, ऑली बोर्ड के जो फ्री मॉक टेस्ट फ्री सेक्शनल टेस्ट हैं रीजनिंग पीओ का। सो इस टाइप के आपके एसबी क्लरिकल मेंस में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आईबीपीएस पीओ मेंस में भी। सो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। मैंने पहले भी इस टाइप का करवाया हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो मैं क्वेश्चन होगा ना वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आप पता लगेगा कि आपको समझ भी आया कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेज दी हुई है आपको। ठीक है, फिर स्टेप 1, 2, 3 एंड फोर्थ जो स्टेप है वो आपका फाइनल स्टेप है। ठीक है, तो चाहे आप इस फ्रेज को सॉल्व कर लो या इसको कर लो या इसको कर लो, मतलब इन सब में लॉजिक सेम ही लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, व्हाट इज़ द कोड फॉर द फ्रेज फार्मर्स ग्रोथ। देखो यहाँ पे अलग आपको फ्रेज दिया ना, तो उसका सॉल्व करना है। तो ऐसा मत सोचना कि जो यहाँ पे फ्रेज दिए हैं वही आपके उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नहीं, नीचे आपको अलग डिफरेंट फ्रेज पूछी गई होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, मैरी लव सन राइज। ओके, सो स्टेप 1 में क्या किया है, NARZ, NARZ। फिर लव्स का क्या किया इन्होंने, MOVET। एंड सन का किया है TUO। राइज का किया है SISF। आपको पता लग रहा है, देखो M+1, M का 13 प्लेस वैल्यू होती है और N का 14, तो मतलब 13 + 1 14, तो मतलब +1 ऐड किया है। ठीक है, और AR बीच के जो लेटर हैं उनको एज इट इज़ रहने दिया, और जो लास्ट लेटर है Y उसमें +1 किया तो Z आ गया। वैसे ही देखो L के बाद M आता है, बाकी बीच के लेटर OVE एज इट इज़, एंड S के बाद +1 करके T आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही देखो सन में S के बाद T आता है, बीच का मिड लेटर U एज इट इज़, एंड N के बाद O है। ठीक है, और राइज का क्या किया, देखो फर्स्ट R के बाद S आता है, IS। मिड लेटर आपको वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट लेटर ही चेंज करने हैं, +1 ऐड करना है उसमें, चाहे वो वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। तो E+1 F आ जाएगा। ठीक है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। सो ये आ गया आपको, ये था स्टेप 1, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया इन्होंने, NZ4, MT5, TO3 एंड SF4। समझ आ रहा है, देखते ही समझ आ रहा है कि क्या किया इन्होंने, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को लिया हुआ है। ठीक है, और जो मतलब N और Z लिख दिया आपने। ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे 4 हैं तो 4 लिख दिया आपने। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिखा MOT, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 5 हैं तो 5 लिख दिया। TUO में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिखा T और O, 3 लेटर है, नंबर ऑफ़ लेटर तो 3, आपका डिजिट की वैल्यू लिख दी आपने। ठीक है, SISF में फर्स्ट और लास्ट लेटर नोट किया SF, एंड देन नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे 4 थे तो 4 आ गया। तो ये भी काफ़ी ईजी स्टेप था। ठीक है, स्टेप 3 में क्या किया हुआ है, देखो OA@NU#UN#TG@, क्या किया है देखो, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, O की 15 होती है, मतलब 14 + 1 15। ठीक है, और Z का क्या किया इन्होंने, Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है तो 26 + 1 27, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स होते नहीं हमारे पास। ठीक है, तो आप A की प्लेस वैल्यू मतलब A लिख दिया यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो हमारा @ और हैश है, तो @ और हैश कैसे आया, या तो हो सकता है कि जैसे अगर इवन नंबर ऑफ़ डिजिट हैं तो @ लिख दिया है, ऑड नंबर ऑफ़ डिजिट हैं तो हैश लिख दिया है। यही है आपका लॉजिक भी, ये इवन के लिए @ और ऑड के लिए, ऑड डिजिट के लिए हैश लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 था ना तो @ है, यहाँ पे 5 है तो हैश है, 3 है तो हैश लिखा है, 4 है तो @ लिखा है आपका। ठीक है, वैसे ही फिर M के बाद N है, T के बाद U, मतलब +1 किया एंड हैश लिख दिया। यहाँ पे T के बाद U, और जो यहाँ पे देखो अब O के बाद P आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, O से 1 माइनस किया तो N आया, मतलब O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, N की 14 होती है। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है, क्या किया है, कॉन्सोनेंट में तो आपको यहाँ पे +1 किया है, और जो वोवल है उसमें -1 किया। ठीक है, बाकी @ और हैश का मैंने लॉजिक बता दिया। @ इवन नंबर ऑफ मतलब इवन लेटर्स के लिए लिया इन्होंने, और हैश जो है वो ऑड डिजिट के लिए लिया है, सॉरी, ऑड जो नंबर है जो लास्ट में 4 5 3 4 है ना, इसके लिए लिया हुआ है ये। सो यहाँ से आपको पता लग गया स्टेप 3 भी। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा इसका। देखो T के बाद U है,
ओ है, ओ कॉन्सोनेंट, ओ वोवल है, वोवल से एक माइनस किया तो एन आ गया, बाकी हैश। यहाँ पे देखो दोनों कॉन्सोनेंट हैं, एस के बाद टी, एफ के बाद जी, और 4 आपका इवन डिजिट है तो इसके लिए एट द रेट लिया है। 3 यहाँ पे ऑड है तो इसके लिए हैश लिया है। 5 यहाँ पे ऑड है तो हैश लिया है। 4 यहाँ पे इवन है तो एट द रेट। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप क्या है आपका, ओ जी एट द रेट एंड यू हैश, ओ जी एट द रेट। अच्छा, ये देखो ओ ए एट द रेट और टी जी एट द रेट। इसमें क्या किया इन्होंने, मतलब इन दोनों को, पहले इन दोनों को कंबाइन किए और इन दोनों के को कंबाइन करके ये कोड आया हुआ है। तो इन दोनों को क्या किया है, जो फर्स्ट लेटर है ओ यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसका सेकंड लेटर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड लेटर जी, बाकी एट द रेट एज इट इज़। ठीक है, और दूसरे में क्या किया है, हैश वाले में सेकंड लेटर लिया है यू और उसके बाद फर्स्ट लेटर लिया है यू एंड देन हैश। देखो अब यहाँ पे समझ आएगा आपको, यहाँ पे तो दोनों लेटर सेम सेम आ गए थे ना। यहाँ पे बताती हूँ मैं कैसे कोड आया। देखो फर्स्ट लेटर एट द रेट वाले आपको कंबाइन करने हैं ना, तो फर्स्ट लेटर लिखा एच और इसका सेकंड लेटर लिखा डी और एट द रेट लिख दिया। यहाँ पे सेकंड लेटर लेना है, ठीक है, मतलब जो थर्ड कोड है आपका उसका सेकंड लेटर लेना है लेफ्ट हैंड साइड से और इसका फर्स्ट यू और के। वैसे देखो यहाँ पे एट द रेट और एट द रेट में ई लिया, फिर जी लिया एंड देन एट द रेट, और यहाँ पे क्यू लिया, फिर आई लिया एंड देन हैश। ठीक है, सो ये था आपका लॉजिक इस फ्रेज़ का। सो अब आपको ये सॉल्व करना है, फार्मर्स ग्रोथ डिक्रीज ड्रास्टिकली इन स्टेप 4 में उसका क्या कोड आएगा, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपका कोड आया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लोज्ड इन स्टेप 4, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसका भी तभी आप पता लगेगा कि आपको समझ भी आया मेरा पढ़ाया या फिर नहीं आया। ठीक है, ये भी है, देखो इस प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इन स्टेप 4 में इसका क्या कोड होगा, मतलब फाइनल कोड आपको बताना है। सो आपको सॉल्व करना है स्टेप 1 2 3 एंड देन 4। ओके, सो ये थे आपके क्वेश्चन। और अगर आपको SBA क्लरिकल प्री के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको क्विज़ फॉर्म में रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा जो भी बेसिक लॉजिक है वो तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूंगी। ठीक है, केसलेट ये ज़रूर सॉल्व कीजिए क्योंकि आज के टाइम में केसलेट तो पूछी जाती हैं। ठीक है, और बाकी अर्थमेटिक अपना स्ट्रॉन्ग रखिए क्योंकि आपका प्री के साथ साथ ये मेंस में भी आपका काम आएगा। ओके, सो प्री के साथ साथ अपनी मेंस की प्रिपरेशन भी रखना अभी से, नहीं तो प्री के बाद मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है, 20-25 दिन का, उसमें नहीं हो पाता फ्रेंड्स। इसीलिए अभी से मेंस की प्रिपरेशन करते जाइए। ठीक है, ऑल्टरनेट जैसे आपने प्री के मॉक तो लगाने हैं साथ साथ में, जैसे वीक में 2 मॉक तो दीजिए मेंस के। ठीक है, 2 मॉक तो मिनिमम दीजिए क्योंकि एक मॉक को सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो आज आपने दे दिया, फिर उसका उसी दिन आप इंग्लिश और जीके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे रीजनिंग कर दीजिए, उसके नेक्स्ट डे आप क्वांट कर लीजिए। इस टाइप से आपका अच्छे से एनालाइज भी हो जाएगा मॉक और आपको हेल्प भी होगा कि अच्छे से आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है कि मॉक सबमिट कर दिया एंड देन सॉल्व कर रहे हो, वो फिर गलत है। वो तब कीजिए जब आपके पास टाइम कम रहेगा, मतलब प्री के बाद अगर आपको लगता है कि 10 दिन बच गए हैं तो उस टाइम में आप डायरेक्ट सबमिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।